rotation rotation is a very extremely important chapter for class 11th class 12th और योर यानी 11th और 12th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आएगा रोटेशन मोशन। 12th के स्टेट बोर्ड में भी है, तो 12वीं के बोर्ड में भी आता है, सीईटी में भी आता है, जेडब्ल्यू में तो आता ही है बहुत सारा, और एडवांस में भी बहुत सारा रोटेशनल मोशन के सवाल आते हैं। रोटेशनल मोशन इज एक मैकेनिक्स का जो सारे चैप्टर्स का कल्मिनेशन बोलेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक जितना भी सब पढ़ा है, थोड़ा सा हम लोग काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग सर्कुलर भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम लोग कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे। तो सभी चीज की अभी पिछले 4-6 महीने की आपकी सारी खिचड़ी आएगी रोटेशनल मोशन में। रोटेशन इज कंसिडर्ड एज अ, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक माना जाता है, बट होता क्या है कि रोटेशन इज अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर। तो अगर आपके कंसेप्ट फंडे सारे क्लियर हैं तो आपको रोटेशन में बिल्कुल कहीं पे बुरा नहीं लगेगा, एकदम मस्त टकाटक सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो मेंस के हो चाहे वो एडवांस के हो, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे अगर सारे फंडे आपने क्लियर करते हुए चले डे 1 से। और दूसरा, छुट्टियां नहीं मारी, मिस नहीं किया, क्योंकि मिस किया, एक क्लास मिस हुई तो पूरा रोटेशन साफ। ठीक है, तो जैसे जैसे एक भी क्लास मिस होगी तो इट इज डिफिकल्ट टू कवर अप, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट यू माइट हैव स्टडीड बिफोर हैंड। जैसे थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज़ों का ज्ञान पहले से होता है कि भाई क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहता ही है, थोड़ा बहुत फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा बहुत कुछ पता है, ऐसा एकदम ब्लैंक नहीं है। बट रोटेशनल मोशन में चीज़ें ऐसी आएगी बहुत सारी जो आपके लिए एकदम नई रहेगी। ठीक है, तो नई चीज़ों की शुरुआत में ही हम सबसे पहले थोड़ा सा रोटेशन क्या होता है इसकी फील भी लेने के पहले हम लोग एक रोटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, 1 से 2 क्लास हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में लग जाएगी, तो वो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो जैसे क्या है, अगर मान लीजिए आपको दो जनों को धक्का मारना है, ठीक है, दोनों का आप सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि किस चीज के ऊपर दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके मास पे। तो ट्रांसलेशनल टेंडेंसी, कोई बॉडी कितना फास्ट, कितना ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगी, कितने कम एक्सेलरेशन से मूव करेगी, या ट्रांसलेशनल टेंडेंसी, ये किससे पता चलती है, मास से। वैसे ही हम किसी बॉडी की रोटेशनल टेंडेंसी कैसी है, रोटेशनल कैसा है टेंडेंसी, वो ज्यादा रोटेट करना चाहेगी, इजीली रोटेट करेगी, या जैसे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया बोलते थे, मास में हम लोग इनर्शिया बोलते थे, रेजिस्टेंस टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस टू मोशन क्या है, ज्यादा था। वैसे ही अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस टू एंगुलर या रोटेशनल मोशन क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम वो चीजों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। जो रोल हमारा ट्रांसलेशनल में मास का था वो सारा रोटेशन में कौन पूरा करने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा करने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया जाता है आई से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे समझ रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज फाउंड अबाउट सर्टन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। जैसे मास में क्या होता है, कोई एक्सिस या कोई चीज के अबाउट नहीं है। मास भाई किसी बॉडी का 10 किलो है तो वो 10 किलो ही है, उसका कोई पोजिशन, कोई एक्सिस, कोई मोशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ब्लैंक कांस्टेंट नहीं है। ये इसी बॉडी के लिए, अगर ये बॉडी, ये मान लीजिए ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा मास है 10 किलो का, ये मेरी एक्सिस है, तो ये इसको क्या कर रही है, ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे नहीं, इसमें जैसे ये अलग अलग बॉडीज है, ये ऐसे घूम रहा है या ये ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे अगर घूम रहा है मान लीजिए, तो किसके अबाउट घूम रहा है वो, ये पॉइंट, तो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी बोलते हैं, ये जो मेरी फिंगर है, दैट एक्सिस द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी और डिटेल में बहुत अच्छे से कि कब कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे मोशन में रहेगी।
बट अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकलता है, तो किसी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होता है, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर, where m is the mass of the object obviously and r is रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो रेडियस जीरो हो जाएगा क्या? डब्बा है तो रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज आर इज नॉट रेडियस। हाँ, तो आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या? अरे बोलो। तो ये अगर एक्सिस है तो आर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है हमारा, इस मास का डिस्टेंस, तो आई क्या हो जाएगा, एम इंटू आर का स्क्वायर। क्लियर है सबको? एक मास नहीं है, दो मास है, क्या करेंगे? ऐड कर लो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर यहाँ पे मास m1 है, इसका पोजीशन, इसका ये क्या है, r1। मान लो कोई मास इधर भी रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, तो I विल बी इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो I विल बी इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अरे बोलो, पक्का? पक्का? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा मास m है, ये मेरा डिस्टेंस r है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, यानी इसमें क्या, अभी तक के भी जो चीजें की हम लोगों ने क्या किया कि ये जो पॉइंट है, हमने मास को क्या लिया, एक पॉइंट लिया। अभी हम एक्सटेंडेड मासेस पे नहीं आए, एक्सटेंडेड मासेस पे हम थोड़ी देर में आएंगे अभी। तो ये मास अगर एक पॉइंट है तो हमने क्या बोला, ये डिस्टेंस ये भी तो हो सकता था, ये भी 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 हो सकता था, बट हमने कोई भी डिस्टेंस नहीं लिया, हमने यही वाला डिस्टेंस लिया। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में कौन सा डिस्टेंस लेते हैं हम लोग हमेशा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, हमारी लाइन वर्टिकल थी तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टैंडर्ड था, तो हमको बुरा भी नहीं लगा। बट अब यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे तो हमारा काम गलत हो जाएगा, हम वो नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और हमें पूछना पड़ेगा, अरे ये एंगल थीटा कितना है सर बताइए। मैं एंगल थीटा आपको बताऊंगा तो ये आप बोलोगे ये आर कॉस थीटा, ये कितना है, आर साइन थीटा। तो आई इज इक्वल्स टू एम इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर? अरे बोलो, पक्का? क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है, अब मान लीजिए कुछ एक मास डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम लोग, एक रॉड ले लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं 20 kg। एक मासलेस रॉड से जुड़ा हुआ है 30 kg। लेट्स से दिस इज 2 meters, दिस इज अ मासलेस रॉड। तो अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या होगा आर्यवीर जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैथमेटिकली बोलिए, कैलकुलेट हम कर लेंगे, बताइए। 20 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर है 20 इंटू 1 का स्क्वायर इज 20 प्लस 30 विच इज 50। फॉर द सेम केस, फॉर द सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन, कल जाके कोई मुझे बोले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो मैं क्या करूंगा,
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा स्वर जी बताइए? 20 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 0। एक्सिस पे मास लाई कर रहा है। क्लियर है क्या? दो मासेस दिए तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या सबको? बहुत ही बढ़िया। अभी सब हमारे मासेस को मैं साइज दिखा रहा हूं, बट वो साइजेस हमने सबकी क्या मानी है? नेग्लिजिबल मानी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट मासेस की ही बात कर रहे हैं, हम एक्सटेंडेड मासेस की बात नहीं कर रहे। करिए इसको सॉल्व। नोट पीछे के बाद में कर दीजिएगा, यहां से सॉल्व कीजिए इसको। चार एक्सेस दिए अलग अलग, चारों के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। I1 क्या आया? I1 is 125। सर आर का स्क्वायर कौन करेगा? स्क्वायर 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 कीजिए ना। और भी कोई है जिसने स्क्वायर नहीं किया ऐसा लगता है मेरे को।
हमने भी स्क्वायर नहीं किया क्या? क्या है? I4 निकाल लिया क्या? I4 भी तो है एक। तो I1 कैसे निकलेगा? I1 में क्या करेंगे हम लोग, ये एक्सिस है, ये मास का डिस्टेंस लेना है, तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 5/2। और इधर का भी डिस्टेंस क्या रहेगा? 5/2। अब ये 2 kg और ये 8 kg, तो क्या हो गया? 10 kg इंटू 5/2 का स्क्वायर, प्लस 4 kg प्लस 6 kg इज वॉट? 10 kg इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो 10 इंटू 5/2 का स्क्वायर इज वॉट? 25/4 प्लस 10 इंटू 25/4। तो 250/4, 250/4 इज वॉट? 500/4 विच इज 125। ये 10 कैसे आ गया एक साथ? एक्चुअली 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 8 इंटू 5/2 का स्क्वायर आएगा। मैंने 8 2 + 8 एक तरफ ले लिया, 4 + 6 एक तरफ ले लिया, तो ये टोटल आएगा 125। जब मेरी ये वाली एक्सेस है I2 जिसके अबाउट करना है, तो मैं ये वाला डिस्टेंस मेरा R1 लूंगा, तो ये वाला डिस्टेंस R1 क्या होगा मेरा? दिस इज 1 मीटर्स। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया इसको तो कितना आ जाएगा? 20। उसी तरीके से अगर ये एक्सिस के अबाउट सॉल्व किया I3, तो I3 क्या होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? 5। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 विच इज 100 प्लस 150, दैट मेक्स इट 250। तो I3 विल बी 250। I4 निकालना है, तो I4 में हम लोग क्या करेंगे? ये एक्सेस है, देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये एक्सेस ऐसे अंदर जा रही है, तो इसका डिस्टेंस जो लेना है ना इस पॉइंट का इस एक्सेस से, तो वो यही वाला डिस्टेंस क्या आएगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस हुआ, ये एक्सेस है, तो यहां पे दोनों का एंगल क्या है? 90 डिग्रीज। तो इसके लिए यही वाला डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली थोड़ा सा वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट ठीक है। दिस इज व्हाट? अंडर रूट ए, दिस इज 2.5, दिस इज 1। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉटम पाइथागोरस थ्योरम से दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट 7.25। 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25 प्लस 1 7.25, तो ये क्या हो गया? अंडर रूट 7.25। अब ये अगर अंडर रूट 7.25 है, अब जैसे इसका डिस्टेंस अंडर रूट 7.25 आया, इसका डिस्टेंस क्या आएगा? सेम रहेगा। इसका भी डिस्टेंस सेम रहेगा, इसका भी डिस्टेंस सेम रहेगा। तो I4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 इंटू अंडर रूट 7.25 का होल स्क्वायर। 2 + 4 इज 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 8 इज 20 इंटू 7.25। तो 72.5 इंटू 2 145 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अरे बोलो सबको, पक्का? चलिए बहुत ही बढ़िया।
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर कॉर्नर पे मास है 5 किलो। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना है आपको। I1, I2, I3। हाँ, जी लिखा है मतलब जी इज द सेंट्रोइड इटसेल्फ ना। हाँ, डन। अब I1 क्या आएगा? ये साइड 6 है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। तो 6 cos 30, cos 30 इज व्हाट? √3/2। तो दिस इज 6 √3/2 विच इज 3 √3। क्यों निकाल रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये एक्सिस के अबाउट इसका डिस्टेंस कितना है? 0। इसका डिस्टेंस कितना है? 0। इसका डिस्टेंस कौन सा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 √3।
तो I1 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 3√3 का स्क्वायर। बस हो गया। फिर I2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 कौन सा है, वो वाले एक्सिस के अबाउट। तो जब वो वाले एक्सिस के अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इसका खुद का तो क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा, टोटल 6 था तो आधा कितना हो जाएगा 3, इधर आधा कितना हो जाएगा 3। तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 5 जा 45 प्लस 45 दैट इज 90। I3 क्या हो जाएगा, I3 के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है और ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कितने होता है ये डिस्टेंस, कैसे निकलेगा कोई बता सकता है क्या, 2:1। ये पूरा क्या है 3√3 है, ये क्या है उसका 2/3 है। 10वीं 10वीं फेल। तो ये हाइट कितनी है 2√3। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये 2√3 हो गया। तो 5 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 2√3 इज व्हाट, 4 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 इंटू 3, 3 बार आ रहा है। 5 4 20, 20 इंटू 9 180। अरे बोलो नकी नकी, बहुत बढ़िया। ये किसके लिए था सब, पॉइंट मासेस के लिए। अब इसके बाद एक आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए रहे ऐसा नहीं है, ये पॉइंट मासेस, एक्सटेंडेड मासेस, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी रहे बॉडी 2D 1D 3D सबके लिए वैलिड है। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम बोलते हैं कि भाई कोई भी एक रैंडम शेप्ड बॉडी है, इसके इस एक्सिस के ये सेंटर ऑफ मास अगर है और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ICOM। और अगर मैंने आपको ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस कितना है d, तो उस एक्सिस के अबाउट आप I बोलेंगे ICOM प्लस md स्क्वायर। बट ये ध्यान रखिएगा दिस इज ऑलवेज ओनली एंड ओनली वैलिड if one axis is passing through the center of mass and both the axes are parallel to each other। कल जाके अगर कोई आपको ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के पैरेलल ये एक्सिस डालोगे, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली पैरेलल एक्सिस डालोगे, और अगर आपको इसका पता है तो आप इसका निकाल सकते हो, इसका पता है तो इसका निकाल सकते हो। बट आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कोई भी दो रैंडम एक्सिस, ये एक एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस ले लिया, बोला इसके अबाउट I1 है, इसका डिस्टेंस d है, तो I1 प्लस md स्क्वायर कर दिया, तो गलत है। हमेशा ये वाली एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से ही पास करने वाली एक्सिस होनी चाहिए, तो ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? कैसा है ये डेरिवेशन, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला यूनिट कल जब हमारा खत्म होगा तब हम लोग डेरिवेशन भी इसका देखेंगे कि ये आया कहां से है। ठीक है, इससे एक चीज और आप कंक्लूड कर सकते हो। क्या कंक्लूड कर सकते हो इससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is minimum about axis passing through COM amongst all parallel axis।
भाई सीओएम से जो पास एक, अगर हमारे पास 100 एक्सेस है, उसमें से एक एक्सेस सारी 100 के 100 पैरेलल है, तो वो एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, क्योंकि मैं डी डिस्टेंस इधर जाऊंगा तब भी प्लस एमडी स्क्वायर करूंगा, डी इधर जाऊंगा तब भी क्या करूंगा, प्लस एमडी स्क्वायर करूंगा। तो पैरेलल एक्सेस में सबसे कम किसके अबाउट रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब ये एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये दूसरी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इससे, तो वो अलग हो गया, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट पैरेलल वाली 10 20 25 50 100 एक्सेस है, तो पैरेलल में कि सबसे कम किसके अबाउट रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसका सबसे कम रहेगा। उससे ज्यादा किसका रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास से सबसे पास है। सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास से सबसे दूर है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सेस में सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। सवाल आते हैं, सवाल में क्या करते हैं, हमको ये देते नहीं है कि किस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है या कुछ, हमको बोल देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मिनिमम है, या कोई तो भी एक्सेस के बारे में ऐसा बोल दिया कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया कि i इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछ लिया फाइंड सेंटर ऑफ मास, आप बोलोगे कैसे कैसे, यानी कोई रिलेशन ही नहीं है, आई को आई से सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा, हमने तो सेंटर ऑफ मास का कोई डायरेक्ट सीखा नहीं, जैसे ये इसमें निकालना था तो हमने कोई सेंटर ऑफ मास से किया क्या, नहीं। सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, ऐसा भी था क्या, नहीं। ये सेंटर ऑफ मास ही तो है ना, जी वाली एक्सिस क्या थी, सेंटर ऑफ मास, ये भी एक्सिस क्या थी, सेंटर ऑफ मास, दोनों के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना सेम आया ना 0 आया, तो इसके लिए वैसा डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन कैसे कर सकते हैं इसको, कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो किसके अबाउट होगी, सेंटर ऑफ मास के। तो इसका मिनिमम कब आता है, इसका मिनिमम आता है, मान लो फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 पे इसका मिनिमम आता है, x इक्वल टू 2 पे आता है ना, क्वाड्रेटिक माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2 है ना, अबे x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पे तो मिनिमम आता है, x इक्वल्स टू, अरे यार बताओ, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे मिनिमम आता है, तो माइनस बी बाई टू ए करेंगे हम लोग इसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 2 2 आएगा क्या, नहीं, 2 पे मिनिमम आएगा इसका, नहीं ना, 2 पे मिनिमम। अच्छा सॉरी माय बैड, एक्चुअली ये फंक्शन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x किया, तो माइनस बी बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो 2 पे आप चेक करोगे तो वो मिनिमा रहेगा। एक्चुअली मैंने फंक्शन वापस से इसमें सेट नहीं हुआ है क्योंकि निगेटिव जा रहा है, उसमें निगेटिव नहीं जाना चाहिए, बट बेसिकली क्या है, सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोलूं तो कोई एक आई दिया हुआ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसका जो भी फंक्शन ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जिस एक्स पे आ रही है, मतलब वो एक्स क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्लियर है ना, वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्लियर है क्या, अरे बोलो सबको, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल आ गया तो फिर परपेंडिकुलर भी क्यों पीछे रहेगा, तो अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसकी है ना सबसे पहले एक स्टार कंडीशन है, वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। ये आज लिखा रहा हूं मैं, कल मैं 3D ऑब्जेक्ट से लगाऊंगा, आप भी बोलोगे हाँ सर ठीक है करेक्ट है, फिर बाद में ध्यान नहीं रहता है, ध्यान रखना। So it is not valid for 3D objects. So we don't do the perpendicular axis theorem for 3D objects. We do only for 1D और 2D objects. क्या होता है, कोई भी एक मेरी रैंडम शेप्ड बॉडी है, अब अगर मुझे ये एक एक्सेस है इन द प्लेन, सेंटर ऑफ मास से पास करने का कोई मेरी कंडीशन नहीं है, कोई भी एक एक्सेस है इन द प्लेन, इसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला आई एक्स, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला आई
आई वाई। तो जो एक तीसरी एक्सिस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई जेड। और हमने बोला आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड हमेशा किसके बराबर रहेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स आई वाई कोई भी दो एक्सेस हो सकती है। कल जाके मैंने एक इस एक्सेस को आई एक्स पकड़ा और इस एक्सेस को आई वाई पकड़ा, तो इसके जो परपेंडिकुलर यहां से पास करने वाली एक्सेस है ये वाली, वो क्या हो जाएगी मेरी आई जेड। तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। इसका डेरिवेशन सिंपल, एक्चुअली दोनों भी डेरिवेशन जो हैं वो सिंपली है, वो एक्चुअली क्या है और कुछ नहीं है, बस प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जैसे इसको ओरिजिन मान लिया हमने, अब इसको ओरिजिन मान लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो इसका आई एक्स वाली एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वाई। तो आई एक्स में क्या आने वाला है, डीएम इंटू वाई स्क्वेयर। आई वाई वाले एक्सिस में क्या आने वाला है, डीएम इंटू एक्स स्क्वेयर। और जब मैं आई जेड निकालूंगा तो आई जेड में क्या आने वाला है, डीएम इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो वो आपको दिख रहा है, आई जेड आ गया आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए एकदम टकाटक काम करता है। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि जब वो पॉइंट यहां पे हो गया तो उस समय पे ये अगर पॉइंट यहां ऐसे बाहर है तो ये मेरा आई एक्स है, उसमें एक जेड का भी कंपोनेंट आएगा। समझ है ना, आई एक्स वाला डिस्टेंस आपको क्या होगा कि ये जेड, ये वाला डिस्टेंस आएगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कुछ तो भी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ये निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। और जब आई जेड निकालोगे तो ये नहीं निकालना, ये निकालना है। क्यों, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही लेंगे ना। फिर ओरिजिन से क्यों लेंगे, इसमें हम ओरिजिन से इससे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स प्लेन में ही है, एक्सिस परपेंडिकुलर है। उस केस में क्या होगा कि ऊपर वाला पॉइंट लेंगे तो उसका ये वाला डिस्टेंस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, उसमें भी डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट जब इस एक्सिस से लेंगे तो अलग आएगा, इस एक्सिस से लेंगे तो अलग आएगा। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए ये मैच नहीं करता। बाकी मैंने जो भी डेरिवेशन बताया आपको बहुत ज्यादा नहीं भी हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टकाटक 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लगाते हुए 1D 2D में लगाइए, मजे में काम चलेगा। क्लियर है क्या। तो वी हैव पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड वी हैव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, बढ़िया एक हमने टकाटक रॉड लगा रखा है, रॉड का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो लेट्स से हम यही एक्सेस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। अब होगा क्या, ये वाला जो मास है उसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं डिस्टेंस क्या होता जा रहा, चेंज। भाई करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मास के लिए डिस्टेंस L है, यहां सेंटर पे मास के लिए डिस्टेंस L/2 है, इसके लिए डिस्टेंस 0 है। हर मास के लिए डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, इंटीग्रेट मार के नहीं, सेंटर ऑफ मास से नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों नहीं होगा, अगर ये आपको कंफ्यूजन है अभी भी तो क्लियर कीजिए। सेंटर ऑफ मास में हम लोग लेते हैं m1 x1 प्लस m2 x2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, m1 x1 स्क्वायर। तो इसके लिए कभी भी सेंटर ऑफ मास का मास रख के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो 110% की आपका आंसर गलत आएगा। सेंटर ऑफ मास पे आप मास रख के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास पे रख के निकाल सकते तो जीरो आना चाहिए था इस एक्सेस का, इस एक्सेस का जीरो आना चाहिए था। आए क्या जीरो, नहीं, नहीं निकाल सकते। आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अलग आती है, ठीक है। क्यों,
क्योंकि वहां पे भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब हमने निकाला था m1 v1 प्लस m2 v2, मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बराबर चलता है, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं चलती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया, m1 v1 का स्क्वायर। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं निकलेगा, या आप बोलोगे कि भाई सेंटर ऑफ मास पे मैंने मास मान लिया पूरा और निकाल लिया, तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम प्योर बेसिक इंटीग्रेशन, कि भाई यहां से x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो बहुत ही सिंपली बोलूं तो अंडर रूट dm इंटू एक्स का स्क्वायर, dm इंटू एक्स का स्क्वायर। रॉड के लिए dm क्या होगा बताइए भाई, रॉड के लिए dm क्या होगा, m बाय एल इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया, समझ रहा है सबको। m बाय एल क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू रॉड का लेंथ कितना है dx, तो m बाय एल इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा रॉड का मोमेंट ऑफ, अबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, dm हो गया, रॉड का क्या हो गया, उस एलिमेंट का मास हो गया dm, तो इस एलिमेंट का मास dm क्या हो गया, m बाय एल इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या सबको, पक्का। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, di। भाई di क्यों लिखा, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया di, इंटीग्रेट मारा तो di क्या हो गया, इंटीग्रल m बाय एल इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया dm इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर इज व्हाट इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट्स x की कहां से कहां तक, x शुरू कहां से हो रहा, 0, कहां तक जा रहा, l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से लेके i तक, तो क्या हो गया m बाय एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, आई आ गया एम एल स्क्वायर बाय 3। क्लियर है क्या सबको, पक्का, बहुत बढ़िया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या करेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास है ये, तो इसके अबाउट यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, l बाई 2। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3। अब इसके अबाउट अगर I निकालना है तो I को क्या लिख देंगे, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, अरे गलत है, नहीं है रे भाई, ये सही नहीं है, ध्यान रखो, जागो, सो मत, जागो जागो जागो। I इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वेयर, आई सी ओ एम से लेना है, उसमें एम डी स्क्वेयर ऐड करना है, किसी के भी एक्सेस के अबाउट एम डी स्क्वेयर ऐड किए करने से काम नहीं चलेगा। तो इसके अबाउट अगर I है तो मैं बोलूंगा I प्लस m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3। समझा क्या, हमने बोला सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस है, इसके अबाउट I मान लो, ये तो कर सकता हूं कि I प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू I अबाउट दिस एक्सेस, तो I अबाउट दिस एक्सेस शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, उसमें एम डी स्क्वायर ऐड नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास में एम डी स्क्वायर ऐड करना है, तो इसका मिलेगा। समझा क्या सबको, अरे बोलो, किसी को कोई बुरा लग रहा है तो पूछते जाइए, पूछिए, बुरा लग रहा है तो बोलिए रे भाई, पूछिए। बोलिए, किसने तो आवाज दिया रे भाई, कौन याद कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लिमिट्स चेंज करके भी कर सकते हैं, बस अभी मैं वही बोलने वाला था कि जो हम लोगों ने पिछला डिराइव किया था डी आई इज इक्वल्स टू डीएम, डीएम नहीं, m बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स चेंज कर लो, सॉरी क्या लगाएंगे लिमिट सेंटर ऑफ मास से निकालने के लिए, 0 से l बाई 2 से नहीं होगा, क्यों, 0 यानी यहां से हुआ, l बाई 2 यानी यहां तक हुआ, आधा ही रॉड थोड़ी है, माइनस l बाई 2 से लेके प्लस l बाई 2,
क्लियर? अरे बोलो सबको। कहीं से भी लो, ओरिजिन ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक्स कहां से गिन रहा हूं मैं। एक्स मैंने यहां से गिनना है, गिनना पड़ेगा। एक्स कहां से गिनते हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन से गिनते, तो एक्स मेरा यहां से गिना जाएगा। क्लियर? तो आप ये करके भी निकालेंगे तो वो वही निकलेगा। तो आप चाहे उसको बेसिक से वैसे डिराइव कर लीजिए, चाहे पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा के कर लीजिए। क्लियर? अरे बोलो। अच्छा, अभी ये वाला एक्सेस के ऊपर आए कितना होगा? 0। रॉड है तो बचे हुए डायमेंशंस नेग्लिजिबल है, तो ये एक्सिस के अबाउट आई क्या हो गया? 0। दिस इज माय आई एक्स, दिस इज माय आई वाई, तो इसके परपेंडिकुलर विल बी माय आई जेड। तो आई जेड कितना आएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12। अब वही चीज इसके लिए भी कर सकते थे, इसके अबाउट भी ये आई जेड ही रहेगा। वो कितना रहेगा? एम एल स्क्वायर बाय 3। देखिए क्यों ऐसा सेम आ रहा है, ये मेरा रॉड है। आप देखिए ये एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, कोई फर्क है क्या? ऐसे घूम रहा है तब भी वही चीज है, और इसको ऐसे रोटेट कर लिया, रॉड तो सेम ही है। तो ये दोनों एक्सेस क्या है? सेम है। वही चीज अगर आपकी बुक दे रहे, अगर ये नोटबुक देखेंगे, ये एक एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये दूसरी एक्सेस ऑफ रोटेशन, फर्क है। ये एक एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये दूसरी एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी ये ऐसे पहले बुक को ऐसे रखा, फिर या बुक को ऐसे रख के एक्सेस एक्सेस को सेम रखना है, तो ये अगर मेरा आई एक्स है, ये आई वाई है, ये आई जेड है, तो क्या आई एक्स और आई जेड सेम है क्या? नहीं। रॉड में आई एक्स और आई जेड सेम है। देखो रॉड में ये अगर मेरा आई जेड है, ये मेरा आई एक्स है, तो ये दोनों क्या है? सेम है। पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ क्या है? पूरा दोनों भी एक्सेस के अबाउट सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो दोनों का अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ सेम है, तो उसमें दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी फर्क नहीं है। तो इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे अंदर जाती हुई एक्सेस के अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाय 12 है, या प्लेन में कट करने वाला एक्सेस के अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाय 12 है। बट ये एक्सेस लेंगे तो इसके अबाउट कितना है? 0। अरे बोलो सबको, पक्का? पक्का? 0। मास का कोई डिस्टेंस ही नहीं है, सारा मास किस पे है? एक्सेस पे। रेडियस हम लोग लेते नहीं है, रॉड है, नेग्लिजिबल थिकनेस लेते हैं, थिकनेस विड्थ कोई है नहीं, तो सिर्फ लेंथ ही है, तो इसके लिए 0। कोई भी थ्योरम से कैसे भी कर ले, 0 ही आना है, 0 ही है तो वही आएगा। हाँ, अब अगला क्या है? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जरा इस एक्सिस के अबाउट। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 0। क्लियर है क्या? अरे बोलो। क्यों 0 आएगा सर? तो निगेटिव पे तो उसका स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? हाँ, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला मास आर पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये वाला मास माइनस आर पे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या है? डीएम इंटू आर स्क्वायर। सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाले हैं? ऐड। सारे मास का डिस्टेंस क्या है? सेम है, आर है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एम इंटू आर स्क्वायर। गुमराह कर रहे हैं आप सर सबको। तो आई क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। कौन से एक्सिस के अबाउट? सेंटर के अबाउट है। ठीक है, सेंटर की जेड एक्सिस के अबाउट। अच्छा, बट अब हमको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट।
मैंने आपकी लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर दी। मैंने क्या किया, दोनों एक्सेस बना दी। अगर मैं सिर्फ डायमीटर के अबाउट पूछूं तो क्लिक नहीं करता, बट मैं बोलता हूं चलो ठीक है डायमीटर के अबाउट I1 होगा। अब ये डायमीटर के अबाउट I1 है तो इस डायमीटर के अबाउट कितना रहेगा, I1। सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ सेम है। चाहे मैं कोई और भी डायमीटर ले लूं, उसके अबाउट क्या रहने वाला है, I1 ही रहने वाला है। तो मैंने क्या बोला, इसके अबाउट I1 है, उसके अबाउट भी I1 है। ये क्या हो गया मेरा Ix, वो क्या हो गया मेरा Iy इज इक्वल्स टू Iz इज व्हाट, mr स्क्वायर। तो 2I1 इज mr स्क्वायर, I1 इज mr स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। ये कोई भी डायमीट्रिक एक्सिस के लिए हो सकता है, ये वो एक ही डायमीट्रिक एक्सिस के लिए है ऐसा नहीं है। अगर कल जाके मेरी डायमीट्रिक एक्सिस ऐसी भी रही तो आई क्या आएगा, mr स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। अरे बोलो नक्की नक्की, खूब छान। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिंग का। अभी डिस्क का नहीं, रिंग का। अरे लिख लो, रिंग के बाद डिस्क है, ट्रायंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर शीट है, स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है, फिर नहीं हेमिस्फीयर वेमिस्फीयर तो ठीक है, उसके बाद कोन, सिलेंडर्स। तो बहुत सारा इंटीग्रेशन इंतजार कर रहा है हमारा पर कल।